तो चलिए आपको फिर से एक बार दिल्ली दिल से कॉन्क्लेव में लेकर के चलते हैं। ट्रांजिट प्राइवेट लिमिटेड, विक्टर पुशिन कोड्स प्राइवेट लिमिटेड, इंटरफेस फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, आर्था इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, इक्का इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आरकेसी बनाना, सतकरतार शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड, ताविश होम अप्लायंसेस और पार्टनर्स साईं सेवा संस्थान और बलदेव जी एक सहारा। तो दिल्ली से दिल से ये मंच है दिल्ली का। इस मंच में हम दिल्ली और दिल्ली से जुड़े मुद्दों पर बात कर रहे हैं। अलग अलग मेहमान इस हमारे अलग अलग सेशन में जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे दिल्ली क्यों खास है, दिल्ली के समक्ष आज क्या चुनौतियां हैं, उनके विचार को समझेंगे, उनसे ये जानेंगे कि दिल्ली जो देश की राजधानी है वो सिर्फ एक जगह नहीं है, देश को दुनिया के डेकोरम में, दुनिया के नक्शे पर एक अलग पहचान, एक अलग जो नज़रिया जो दुनिया में देश का बनता है वो दिल्ली से बनता है। क्योंकि जब बाहर के देश हमें बुलाते हैं तो भारत के साथ साथ नई दिल्ली का जिक्र आता है। आज हम नई दिल्ली में हैं और उसी नई दिल्ली को कैसे और बेहतर किया जा सकता है, पॉलिटिकल चैलेंजेस क्या हैं, अलग अलग जो, क्योंकि कोई क्षेत्र जब विकास की तरफ बढ़ता है, अग्रसर होता है, तो उसमें कोई पर्टिकुलर एक सेक्टर नहीं होता जो विकास करता है, तो क्षेत्र का विकास होता है। हर सेक्टर धीरे धीरे जब आगे की तरफ बढ़ता है तब वो क्षेत्र, वो इलाका विकसित करता है। और उसी तरीके से हमारी दिल्ली विकसित है, इसको और कैसे बेहतर बनाया जा सके, इस पर हम हमारा जो मंच है दिल्ली दिल से, जिसमें अलग अलग सेक्टर से जुड़े लोग जुड़ेंगे, पॉलिटिशियंस जुड़ेंगे, डॉक्टर्स जुड़ेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट जुड़ेंगे, पॉलिटिकल लीडर्स जुड़ेंगे जो सत्ता पक्ष के हैं, विपक्ष के भी हैं, और उनसे हम चर्चा करेंगे और जानने और उनसे समझेंगे कि उनके हिसाब से विकसित दिल्ली कैसी होगी, वो कैसे दिल्ली को देखते हैं और उनकी तरफ से दिल्ली को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अगले सेशन की तरफ हम बढ़ें और इस सेशन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विपिन सांगवान जी, जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं और चेयरमैन हैं ऑस्कर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का। सर प्लीज़ आप मंच पर आएँ। और सबसे पहले जब आएंगे और हमारे जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के जो एडिटर हैं विनोद लामा जी, उनको भी मंच पर बुलाऊंगा। सबसे पहले उनका स्वागत। थैंक यू सर। और डॉक्टर विपिन सांगवान जी के इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ने उससे पहले एक चीज़ ऐड ऑन करना बहुत ज़रूरी है सर। आपने हमारे ही मंच से एक बात कही थी, जो हरियाणा में जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो राजनीति की समझ रखते हैं, उनको पता होगा 11 साल से हरियाणा में संगठन नहीं बना था और सर ने हमारे मंच से कहा था 15 अगस्त से पहले संगठन बनेगा। 1 दशक के बाद हरियाणा में संगठन बन गया। तो ये एक बड़ा इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी और वो खबर चली, क्योंकि बड़े लोगों ने बात हमें कही थी पिछले कई सालों में, मैंने खुद सुना था आज बन जाएगा, कल बन जाएगा, लेकिन संगठन बना नहीं था, 10 साल के बाद बना। तो सर से अलग अलग इश्यूज पे हम बात करेंगे और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी दीपिका और देवेश। तो दिल्ली से दिल से के इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे डॉक्टर विपिन सांगवान से, उनके अनुभव पॉलिटिकल के साथ साथ हेल्थ सेक्टर को लेकर जो तमाम पहलू हैं, उनमें चैलेंजेस क्या हैं, कैसे उनको आगे बढ़ाना है, और इस चर्चा को अब आगे बढ़ाएंगे दीपिका और देवेश। दीपिका। शुक्रिया धर्म। और जिस तरह से अभी मेरे सहयोगी धर्म ने बात रखी है उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए, विपिन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूँगी, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा का ही मंच था, जगह अलग थी महेंद्रगढ़, जहाँ आपने बड़ा दावा किया था 15 अगस्त से पहले संगठन बन जाएगा। वो तस्वीर साफ हुई, लेकिन एक कमी रह गई, एलओपी और प्रदेश अध्यक्ष की। वो कब पूरी होगी, अब ये बताइए। एलओपी का नाम ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है और इस मानसून सत्र से पहले एलओपी हरियाणा को मिलने जा रहा है। और वो भी एक मुखर लेडी हैं, वो भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में शिरकत करती आई हैं। उनके अनुभवों को आप देखेंगे, राष्ट्रीय पटल पर देखेंगे, हरियाणा की भूमि पर देखेंगे
और मैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, अदरवाइज़ फिर मीडिया बाइट हो जाती हैं। तो नाम ऑलमोस्ट फाइनल है और अब बस 2-3 दिन के इंतजार पे। प्रदेश अध्यक्ष? प्रदेश अध्यक्ष जो हाल फिलहाल है उन्होंने अपनी गरिमा खो दी है और ज़मीर बेच के आप पद पे 20 साल बैठे रहो, 5 साल बैठे रहो, 10 साल बैठे रहो, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब उनके हाथ से कमान कट चुकी है, मुझे लगता है उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए और नया प्रदेश अध्यक्ष 30 तारीख से पहले राहुल गांधी जी की जब यात्रा ख़त्म होगी, यात्रा ख़त्म होने के तुरंत बाद लीडर ऑफ प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा का प्रदेश को मिल जाएगा। लेकिन सांगवान साहब, प्रदेश अध्यक्ष की आप बात कर रहे हैं, एलओपी की आप बात कर रहे हैं कि इतना लंबा समय कैसे हो गया आपकी पार्टी में कि चुन ही नहीं पा रहे हैं? ये कौन सी लड़ाई चल रही है इतने लंबे समय से? देखिए, जब परिवार में आपसी कलह हो जाती है तो उसको मिल बैठ के सुलझाने में टाइम लगता है। हमारी पार्टी अंदरूनी खाते से गुटों से त्रस्त थी। राहुल गांधी ने ये वर्ष संगठन सृजन वर्ष के रूप में मनाया है और उन्होंने डेडलाइन दे दी है कि या तो करो या पार्टी छोड़ के चले जाओ। इसको देखते हुए उन्होंने पर्यवेक्षकों को भेजा और नीतिगत जो लोग थे उनको संगठन में मौका दिया और एक लिस्ट आपके सामने आ गई है। एलओपी और लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भी 30 तारीख से पहले आ जाएंगे। आपने एक शब्द बोला, त्रस्त थी, यानी कि क्या मान लिया जाए कि अभी हरियाणा में इसके बाद अब किसी भी तरह की कोई गुटबाजी नहीं देखने को मिलेगी? हरियाणा में गुटबाजी खत्म हो गई है? गुटबाजी की सर्जरी हो चुकी है। इस सर्जरी में आपका भी योगदान है, मीडिया का योगदान है, हम जैसे डॉक्टर्स का भी योगदान है और ये सर्जरी हरियाणा में नहीं पूरे देश में लागू होगी। राहुल गांधी इज ए गुड सर्जन और वो सर्जरी करके ही दम लेंगे और संगठन खड़ा होगा, इकाइयाँ खड़ी होंगी। दलगत राजनीति से बढ़ के उन्होंने जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं उन लोगों को आगे आने का मौका दिया है, युवाओं को आगे आने का मौका दिया है और अब एक नई कांग्रेस का सृजन होने जा रहा है। नई कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा में ऐसा कभी दिखता नहीं है। अलग अलग गुट हैं कांग्रेस के अंदर ही। कहाँ आप चुनाव जीत रहे थे आप अच्छे खासे, हर जगह चर्चा थी कि इस बार कांग्रेस, लेकिन रिजल्ट उल्टे, नतीजा कुछ अलग ही आया उसका और इसका असर दिखा भी। नहीं, देखिए, गुटबाजी जो होती है, देखिए हरियाणा में एक कहावत है, सामन के अंधे को अंधेरा सब हरा हरा दिखता है। तो हमारे जो राजा साहब हैं उनको कमान संभाली हुई थी और उनके जो वजीर थे माननीय देवान जी, उनके हाथ में कमान थी। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन गलत हुआ। चुनाव को जो बारीकी से देख रहे थे तो 2 टिकटें जो गलत बटी, एक जुलाना की टिकट, एक नारनौंद की टिकट जो गलत बटी। उसके बाद शैलजा जी को अपशब्द कहे गए मंच के माध्यम से और बात इतनी बिगड़ गई कि वो सुलझने में नहीं आई और जब उसको सुलझाने की कोशिश की तो पारियां हाथ से जा चुकी थी और बीजेपी राज पे काबिज होगी और प्रमुख रूप से अब हमें 5 साल फिर विपक्ष का सामना करना पड़ेगा। सांगवान जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि अब चलिए लगभग 1 साल का समय हो गया है, क्या हुआ, क्या वितरण में हुआ, टिकट वितरण में, इन सब चीज़ों पर ना जाकर मैं ये समझना चाहूँगी, क्योंकि आप कांग्रेस में एक बड़ा ओहदा रखते हैं, बड़े लीडर हैं, तो क्या कांग्रेस ने 1 साल का महत्वपूर्ण समय गवा नहीं दिया है जनता की आवाज़ बनने में? ऐसा है जी, कांग्रेस 1 साल के लिए डोमिनेशन पीरियड में थी और ये डोरमेंट स्टेज ऐसी थी कि इसमें आंकलन करना था, मूल्यांकन करना था, लीडर्स की पैमाइश करनी थी, किस में कितना गूदा है और किस में कितना बूता है। मुझे लगता नहीं कि हरियाणा की धरती पे ऐसा कोई बादशाहत जन्म लेगी
जो इस गुटबाजी पर लगाम लगाए। राहुल गांधी ने ये कदम आगे बढ़ाया है और अब सब गुटबाजियों पे लगाम लगाते हुए अगले 4 वर्ष आपको कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में नजर आएगी। अध्यक्ष की रेस में आप भी हैं क्या? अभी खुलासा कर दीजिए तो अच्छा होगा, एक मंच भी है आपके पास। बिल्कुल, क्योंकि जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा का मंच खुलासों के लिए और ऐलान के लिए तो बड़ा मंच हो चुका है अब नहीं, मैं अभी अपने आप को इतना परिपक्व नहीं मानता कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बनूं, परंतु निश्चित तौर पर 2029 से पहले ये खुशखबरी आपको मिल जाएगी। अब मौजूदा सरकार जैसे बीजेपी की है, कितने इसको नंबर देंगे आप? विपक्ष में तो आप है ही, नंबर कितने नंबर होंगे अभी? देखिए, हाल फिलहाल 1 साल का समय हुआ है। नायब सिंह सैनी जी प्रदेश के हंसमुख मुख्यमंत्री हैं, मगर कार्य प्रणाली जो है अभी तक खट्टर साहब के इशारों पर चलती है। नियुक्तियां, ट्रांसफ़र्स उनके अधिकार क्षेत्र में आती हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हंस के हर चीज़ को टाल देते हैं। प्रदेश भ्रष्टाचार से, प्रदेश लूटमार से, हर दिन रेप, बलात्कार और क्राइम की घटनाएं हो रही हैं। सरेआम फिरौती मांगी जा रही है, लोग त्रस्त हैं, व्यापारी त्रस्त हैं और अब जैसे बारिश का समय है तो फसलें डूबी हुई हैं। धनखड़ साहब ने बीमा योजना लागू की थी मगर उसका कोई भी मतलब हल नहीं निकल पाया। किसान की स्थिति वही है जो भूपेंद्र हुड्डा जी अपनी सरकार में छोड़ के गए थे। एमएसपी के जो इनके झूठे वादे थे, आय दुगनी कर देंगे और ये सब ड्रामा था, ये सब कहावतें बन के रह गई हैं। किसी प्रकार का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया जिसके प्रारूप से हरियाणा भारत के नक्शे पे चमकेगा। विपक्ष की अहम भूमिका आप निभा रहे हो, तो ऐसे में जिम्मेदारी आपकी भी बहुत बढ़ जाती है। आप गिना रहे हो क्राइम बढ़ गया है, भ्रष्टाचार है, गुरुग्राम जैसे शहर में वाटर लॉगिंग एक बड़ी समस्या है और ये हर बार होता है। आप किस तरह से इन मुद्दों को उठा रहे हैं और जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अभी हमारे जिला अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं और 2-3 महीने की प्रक्रिया है। संगठन और विकसित होगा, ब्लॉक स्तर पर जाएगा, इकाइयाँ बनेंगी, डिफरेंट प्रकोष्ठ बनेंगे और जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी आवाज़ को मुखर किया जाएगा और बीजेपी की कुनीतियों का हम डटकर विरोध करेंगे। उसके लिए लाठियाँ खानी पड़े, दलगत राजनीति से उठकर लोगों की मदद करनी पड़े, हम सब कार्य करेंगे जिससे सहानुभूति और प्रदेश की जनता आने वाले टाइम में कांग्रेस का साथ दे। ऐसी सभी नीतियाँ हम अपनाएंगे। विपिन जी, अब हरियाणा की राजनीति से ऊपर उठकर अगर हम राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की बात करें, हाल ही में अब बिहार में चुनाव हैं और बिहार में जिस तरह से आपके सीनियर लीडर एक्टिव हो गए हैं, हम सभी देख रहे हैं कि वोटर्स को लेकर सीधे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग पर निशाना साधा जा रहा है। क्या वहाँ पर भी यही सुर हरियाणा जैसे देखने को और सुनने को मिल सकते हैं? क्या उम्मीदें हैं बिहार से कांग्रेस को? मैडम, इलेक्शन कमीशन ने पारदर्शिता नहीं दिखाई। इस बात का सबूत राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे चुके हैं और अब उन्होंने एक फैसला लिया है कि वो बिहार में यात्रा करेंगे और सासाराम से उन्होंने यात्रा स्टार्ट भी कर दी है। रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है और मुझे लगता है कि वहाँ पे कांग्रेस की गठबंधन की सरकार आएगी। परंतु ये जो वोट बैंक की चोरी है, इसके लिए हलफनामा चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे राष्ट्रपति को मिलना पड़े, हमारे शिष्टमंडल को, हम इस बात की गहराई तक जाएंगे और चुनाव आयोग को भी कोई भी अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा। इस चुनाव आयोग भी तो काउंटर कर रहा है ना, जो आरोप आप लोगों की ओर से लगाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग उस पर स्पष्टीकरण मांग रहा है। नहीं, अभी बिहार के इलेक्शंस में बिजी हैं, बिहार से वापस आने दीजिए। ये मुद्दा इतना छोटा नहीं है, ये मुद्दा देश हिला देगा। देश नहीं, ये इंटरनेशनल मुद्दा है क्योंकि लोकतंत्र आज की देश में, विश्व में बहुत से देशों में है और अगर इस तरह की चोरियां होने लग जाएंगी और सरकारें आने लग जाएंगी तो विपक्ष कहाँ जाएगा?
इसी पर मैं एक सवाल ऐड करूंगी, उसके बाद देवेश भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। विपिन जी, आप वोट चोरी की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव से हम यानी कि कांग्रेस की मैं बात कर रही हूँ, विपक्ष की मैं बात कर रही हूँ। विधानसभा चुनाव में अगर किसी दल की हार हो जाती है, लोकसभा चुनाव में किसी दल की हार हो जाती है, तो सीधा सीधा ईवीएम पर और चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ा जाता है। लेकिन नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, लोकसभा चुनाव जिस तरह से हुआ, उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर जिसके नंबर ज़्यादा होते हैं सरकार उसकी बनती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार जो खेला हुआ है उसने पूरे देश की राजनीति को हिलाया। वहां पर आपके गठबंधन को अच्छा खासा जन समर्थन मिला, तो क्या वहां आप नहीं बोलेंगे? वहां तो नंबर्स आपके साथ रहे ना। नंबर हमारे साथ रहे, कांग्रेस वहाँ भूमिका अलग थी, सपा के साथ मौजूद थी, और इनका इंटरनल क्लैश है योगी जी का और मोदी जी का। उसकी वजह से उनके टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंसेस थे। उसका फ़ायदा हमें सपा को और कांग्रेस को मिला, जिसकी वजह से हमारी जीत हुई। लेकिन वोट चोरी का जो आरोप लगा रहे हैं, तो फिर क्यों ये यूपी में लागू नहीं हुआ? फिर नहीं, वोट जहां ये तो दोहरे मापदंड हुए ना कि जहां मैडम ऐसा है, वोट चोरी का जो मापदंड है, आप चोरी भी तो अगर आप एक कटोरी चुराएंगे उसमें से एक चम्मच निकाल लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिखेगा नहीं। वेटर अगर आपको कोई चीज़ सर्व करने जाता है और उसमें से एक चम्मच चुरा ली जाए तो शायद ही आपकी नज़र में नहीं आएगा। मगर अगर ये लार्ज स्केल पे होगा, ये बात हम पिछले 4-5 चुनाव से कहते आए, मगर इस बार महाराष्ट्र के चुनाव, हरियाणा के चुनाव और बाकी चुनाव को देखते हुए हम लोगों ने इसकी गहनता से जांच करने के बाद ये फैक्ट्स फाइंडिंग पाई, और उसके बेसिस पे राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जनता के सामने ये मुद्दा उठाया। ये मुद्दा अब घर घर तक जाएगा, दीवारों पे होगा, लोगों की ज़बान पे होगा, और शीघ्र ही इस बेरहम सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। एक और सवाल ये है, क्योंकि हरियाणा से जुड़ा हुआ है दिल्ली, और दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में कांग्रेस का क्या है, आप सब जानते हो कितना क्या स्थिति है? दिल्ली में कांग्रेस 0 है। ये खुद आप ही बोल रहे हो? हाँ, सत्य है। दिल्ली में कांग्रेस 0 है। संगठन पे काम करने की ज़रूरत है और आला कमान इस पे भी ध्यान देगी। यहाँ भी संगठन सर्जन वर्ष के तहत सारी चीज़ें, सारी इकाइयाँ। विधानसभा चुनाव के बाद आप लोग संगठन में ध्यान दे रहे हैं, ये तो चीज़ें पहले होनी चाहिए ना। ऐसा है, इंडिया गठबंधन के अनुरूप ये लगता था कि भी आपका और कांग्रेस का कोalition हो जाएगा, मगर किन्हीं कारणों से वो कोalition नहीं हो पाया, तो हमें चुनाव अकेले लड़ना पड़ा और उसकी वजह से हार हुई है कैंडिडेट्स की। जो काफ़ियों की जमानत भी जब्त हुई है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जनता नकार चुकी है। ये यहाँ की धरती, शीला दीक्षित ने जो दिल्ली का निर्माण किया है, उस बलिदान को दिल्ली वासी आज तक भूले नहीं हैं, मगर उनको याद दिलाने की ज़रूरत है। जो सपने दिखाए थे केजरीवाल जी ने, वो सब अब झूठ हो चुके हैं। अब लड़ाई जो है आपकी ना होके कांग्रेस और बीजेपी की होगी। एक बार संगठन का निर्माण होने दीजिए, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि हर इकाई पर हम आपसे भी हैवी पड़ेंगे और बीजेपी से भी हैवी पड़ेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन जी आपका हमारे इस मंच में आकर अपने विचार साझा करने के लिए। और जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया है कि 2029 तक बड़े दायित्व में हम देख सकते हैं, तो भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी, थैंक यू दीपिका और देवेश आपका, और डॉक्टर विपिन सांगवान का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर दिल्ली आज की जो मीडिया है मैडम, आप उसके संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं? हर तरफ गोदी मीडिया के नारे लगते हैं। सर ठीक है, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी, उसके बाद मैं बिल्कुल जवाब दूंगी आपके सवाल का। आप मुझे गोदी मीडिया की डेफिनेशन बता दीजिए। गोदी मीडिया की वो डेफिनेशन है कि जो बीजेपी द्वारा चलाए गए प्रोपेगेंडे हैं, उनको जनता तक पहुंचाने का काम मीडिया करती है, और नकारात्मक जो चीज़ें हो रही हैं देश के अंदर, उनको उजागर कराने की बजाय उनको छुपाया जा रहा है।
इसलिए इसका नाम गोदी मीडिया रखा गया है। सर देखिए, हर एक चीज़ की अपनी परिभाषा होती है और जिस चैनल में, जिस मंच में आप बैठे हैं, जी मीडिया का यही दायित्व और हमारी यही जिम्मेदारी है कि हम हमेशा आपकी आवाज़ बने और इसीलिए आज हमने आपको इस मंच में आमंत्रित किया है। हर पहलू पर आपकी आवाज़, ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसमें हमने आपको रोका हो आपके विचार रखने के लिए। नहीं, ये तो कॉन्वर्सेशन हो रही है, कॉन्क्लेव हो रहा है तो हम आ रहे हैं, मगर मुख्य रूप से जब आप चैनल के माध्यम से एंकरिंग करते हैं और जनता के सामने, जनता जो देखती है, जो आप उनको परोसते हैं, तो इस भाषा में परोसा जाता है जैसे ये सरकार और ये सब काम। सांगवान साहब, सरकार के बारे में तो जनता को बताना पड़ेगा ना कि ये काम किए जा रहे हैं, ये डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट कांग्रेस की सरकार थी तब भी कहा जाता था। नहीं, डेवलपमेंट दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो हम आम आदमी पार्टी के काम भी बताते थे, विपक्ष की भूमिका भी बताते थे। कांग्रेस आज विपक्ष में है तो जहां हम आपके विपक्ष की बात भी करते हैं, बीजेपी जो काम कर रही है उसकी भी बात करते हैं। अब जहां आप लोग सरकार में, राहुल गांधी जी के बारे में आपने कभी आज तक सत्य नहीं बोला। बताइए क्या सत्य? एक युवा जिसकी दादी का खून इस देश की मिट्टी में मिला हुआ है, उसके पिता का खून इस मिट्टी में मिला हुआ है, तमाम चीज़ों से घिरा हुआ वो व्यक्ति, उसको आपने ऐसा अंकुश लगा के बैठा दिया है कि जैसे वो नकारात्मक भूमिका में बैठा हुआ है और वो देश की सोचता नहीं। हर पल उसको देश के युवाओं की चिंता रहती है। वो जो मुद्दा उठाता है, जो बात कहता है, वो सत्य होती है। और ये बात आज तक किसी मीडिया चैनल ने नहीं कहा कि राहुल गांधी ने ये परसेप्शन पहले ही क्रिएट कर दिया था, ये बात पहले बता दी थी। इस प्रकार की लैंग्वेज मुझे आज तक किसी भी चैनल के माध्यम से सुनने को नहीं मिली। चलिए सर, आपके विचार हैं और ये डिबेट काफी लंबा खिंच सकता है तो इस पर चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन समय का क्योंकि कंस्ट्रेंट है, श्योर इसीलिए मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू।